क्या हाल है आप लोगों के। हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे और चैप्टर सेकंड व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी का विस्तार कैसे हुआ इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि इतिहास का चैप्टर है और कुछ चीज़ों को लेकर जो है ये विस्तार से इसमें आपको एक एक टॉपिक बताया गया है। तो किस प्रकार से बंगाल के बाद ये अपने सहायक संधि के तहत हैदराबाद, फिर अवध, फिर और भी कई सारे राज्यों पर जो हम धीरे धीरे अपना कब्जा करते हैं। हालांकि कई राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने विद्रोह करके वापस स्वतंत्रता भी पाई, लेकिन अंग्रेजों और उनके मध्य संघर्ष चलता रहा। इस सहायक संधि को अगर अपन और आगे बढ़ाते हुए चले, हालांकि मराठों से संघर्ष हुआ, फिर पंजाब में मैंने कहा रणजीत सिंह से संघर्ष हुआ। हालांकि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे संघर्ष हैं जो अनवरत जारी रहे और इसी बीच जो है वो अंग्रेजों ने कई महत्वपूर्ण कार्रवाई जो है वो भारतीयों पर की। विलय नीति कर एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं। विलय नीति आखिरकार है क्या? देखिए, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत के कई राज्यों को अधिग्रहण करने का जो कार्रवाई है वो शुरू की थी। अधिग्रहण का मतलब होता है कि कोई प्रांत अगर अपना स्वतंत्र प्रभार लेकर बैठा है या कोई रियासत अपना राजा उसको स्वतंत्र रूप से मान रहा है, तो अंग्रेजों को अपने ब्रिटिश भारत में उस प्रांत को मिलाना है, शामिल करना है, उसको अधिग्रहण कहते हैं। तो अधिग्रहण का मतलब ये होता है, अब जब गवर्नर लॉर्ड डलहौजी बने, लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर बने तो उन्होंने इसी अधिग्रहण की नीति को विलय नीति कहकर शुरू किया। अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न आता है कि विलय नीति किसकी थी, लॉर्ड डलहौजी की थी विलय नीति। यह है विलय नीति जिसको अपन अधिग्रहण के आधार पर इन्होंने तय की थी। आखिर इस विलय नीति में क्या होता था? इस विलय नीति में जो है वो प्रांतों को हराकर, पराजित कर या फिर प्रांतों में एक किसी प्रकार की कोई त्रुटि निकालकर उनको अपने राज्य में मिला देना विलय नीति। हालांकि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के बारे में अपन बात करें तो ये विलय नीति जो है वो स्पष्ट रूप से कैसे परिभाषित होती है ये मैं आपको बता दूँ। अधिग्रहण का जब आखिरी दौर चल रहा था, आखिरी दौर का मतलब होता है कि जब अपने अंतिम पड़ाव में था, प्रांत शामिल हो रहे थे, तो आखिरी दौर में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर बने भारत के, तो उनके शासनकाल में 1848 से 1856 ईस्वी इन्होंने इसको विलय नीति नाम दिया। क्या दिया? विलय नीति नाम दिया। अंग्रेजों ने इसको विलय नीति करार दिया, विलय नीति शामिल किया। विलय नीति कहकर इतिहास में जाना गया। क्या था इस नीति के तहत? वापस में काल बता दूं आपको। 48 से 56 के तहत इन्होंने कार्रवाई की। इस नीति के तहत अगर किसी शासक, किसी प्रांत के शासक के पुत्र या उत्तराधिकारी या वारिस नहीं होता था तो वो प्रांत जो है वो अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते थे। यानी अगर मान लो कोई राज्य है, वहाँ का राजा है, उस राजा का कोई पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है यानी उत्तराधिकारी नहीं है, वारिस नहीं है, तो वह राज्य जो है वो अंग्रेज अपने ब्रिटिश भारत में मिलाने के लिए तत्पर रहते थे। इसको लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति भी कहा गया था, क्योंकि उनकी नीति हड़पने की रहती थी कि इस प्रांत को जो है वो अंग्रेजों के राज्य में हड़प कर शामिल कर दिया जाए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बनकर उभर कर आता है कि ये एक विशेष चीज़ है कि हड़प नीति के तहत कौन कौन से राज्यों को हड़पा था, विलय किया गया था, शामिल किया गया था। तो इसके तहत इस विलय नीति नाम दिया गया। इस नीति के तहत अगर किसी शासक के पुत्र यानी वारिस ना हो तो वह राज्य कंपनी द्वारा हड़प लिया जाएगा, कंपनी द्वारा इसको शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है। इस सिद्धांत के आधार पर कई रियासतें जो है वह ब्रिटिश भारत में शामिल कर ली गई। कई रियासतें, बड़ी बड़ी रियासतें जो है वो शामिल कर ली गई थी। अंग्रेजों के काल का
कठोर नीतियाँ चलाई और इन कठोर नीतियों से उन्होंने शासन करना शुरू किया और शासन में कई परिवर्तन लेकर आए। भारतीय शासक, भारतीय लोग इससे परेशान हो चुके थे। आखिरकार एक बड़ी क्रांति का इंतज़ार था, एक बड़े आंदोलन का इंतज़ार था जो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिए तैयार हो गया था। आखिरकार ऐसे कौन कौन से कारण रहे होंगे जिससे आने वाली एक बहुत बड़ी क्रांति का जन्म हुआ था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस विलय नीति के माध्यम से कौन कौन से राज्यों को भारत के शासन में, भारत के राज्य में विलय किया गया था। इस सिद्धांत के आधार पर कई रियासतें विलय नीति में शामिल की गई। सबसे पहली सतारा 1848 ईस्वी में सतारा रियासत थी जो विलय नीति के माध्यम से विलय की गई थी। विलय नीति के माध्यम से ब्रिटिश भारत में शामिल कर ली गई थी, सतारा 1848। फिर दूसरी जो रियासत थी वो थी संबलपुर। कौन सी रियासत थी? संबलपुर। संबलपुर रियासत को अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत में मिला लिया था। इस विलय नीति के तहत सन था 1850 ईस्वी। उसके बाद जो तीसरी रियासत है वह है मेवाड़ रियासत कह दो आप या उदयपुर रियासत कह दो, ठीक है। ये राजस्थान की महत्वपूर्ण रियासत है। ये 1852 में अंग्रेजों द्वारा विलय कर दी गई थी। उदयपुर रियासत के अंतर्गत बड़े बड़े ठिकाने आते थे। आपने बिजोलिया किसान आंदोलन का नाम सुना होगा। बिजोलिया जो है मेवाड़ के अंतर्गत रियासत थी। वहाँ पर किसानों का लंबा संघर्ष चला था अंग्रेजों से, ठीक है। तो उदयपुर रियासत को जो है, मेवाड़ रियासत को 1852 ईस्वी में जो है वो शामिल किया गया था अंग्रेजों या ब्रिटिश भारत के तहत। उसके बाद चौथी जो रियासत है वो है नागपुर 1800 ईस्वी। महाराष्ट्र की कई रियासतें अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत अपने राज्य, अपने शासन में शामिल की थी और उसी शासन के अंतर्गत जो है वह कई राजा जो है वह अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। तो उसमें से एक रियासत थी नागपुर। 1853 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। अब पांचवी जो रियासत थी वह थी झांसी। झांसी रियासत पांचवी थी। झांसी आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में है और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो सुना ही होगा। 1857 की क्रांति हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का क्या योगदान था ये आप लोग बचपन की किताबों से, सामाजिक की किताबों में पढ़ते हुए आ रहे होंगे। मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस प्रकार से अंग्रेजों का विरोध किया था, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की कोशिश की थी। झांसी रानी लक्ष्मीबाई के बाद उस का उत्तराधिकारी कोई नहीं था। राजा की असमर्थता के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मोर्चा संभाला और अपने राज्य की रक्षा की। अंग्रेजों के अधीन जब तक वो जीवित रही तब तक वो नहीं रही। तो लेकिन आखिरकार जो है वो झांसी 1854 ईस्वी में जो है अंग्रेजों को विलय कर दिया गया। हालांकि इस विलय में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है शामिल नहीं थी। उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवा था, वो अपना विरोध उन्होंने दर्ज करवाया और जब उन्हें अवसर प्राप्त हुआ 57 की क्रांति में विरोध करने का तो उन्होंने भरपूर अपना सहयोग दिया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग विलय नीति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आखिरकार ये विलय नीति क्या थी, आखिरकार इस विलय नीति को किस प्रकार पढ़ा जा सकता है। अधिग्रहण का आखिरी दौर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हम लोगों ने पढ़ा। इस शासनकाल में 1848 से 56 तक इन्होंने इसको विलय नीति नाम दिया था कि राज्यों का, प्रांतों का विलय किया जाएगा। इस नीति के तहत अगर किसी शासक के पुत्र नहीं है या वारिस नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस वारिस की असमर्थता में राज्य, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी उस राज्य को अपने
अधिकार में ले लेगी, वह हड़प लेगी। अगर नहीं देंगे तो हड़प लेगी। इसी को लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति भी कहा गया था। साथ ही इस सिद्धांत के आधार पर कई रियासतें विलय नीति में शामिल हुई। मैंने आपको एक एक करके इनका नाम भी बताया है। इस विलय नीति में सतारा 1848 ईस्वी में शामिल हुई, संबलपुर 1850 ईस्वी में शामिल हुई, उदयपुर 1852 ईस्वी में शामिल हुई, नागपुर 1853 ईस्वी में शामिल हुई, झांसी 1854 ईस्वी में शामिल हुई। साथ ही अंत में क्या, अंत में अवध जो कि सहायक संधि के तहत मिलाया गया था, लेकिन फिर विद्रोह करके स्वतंत्र हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के अंतर्गत अवध को 1856 ईस्वी में कंपनी ने अपने नियंत्रण में ले लिया। अवध को नियंत्रण में ले लिया गया और अवध में नियंत्रण में लेने का कारण जो है वो बड़ा अजीब बताया गया, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। वहाँ के शासक को इन्होंने हटाया और शासक लोगों में ये बात फैला दी कि ये योग्य शासक नहीं है, ये कुशासन है, सुशासन नहीं है। इस शासन को सही करने के लिए हम लोग जो है वो पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं और हम इस शासन को सही करने की जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने उस शासक को हटा दिया, उसको योग्य नहीं माना। इसी पर जब लोगों में ये बात पहुंची कि अंग्रेज जो हैं वह झूठ बोलकर उस शासक को अयोग्य बना रहे हैं, उस शासक में अपना जबरदस्ती उस पर अधिकार कर रहे हैं, तो लोग भड़क गए, अवध के लोग, और उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में विद्रोह भी किया। आगे जाकर वही विद्रोह 1857 की क्रांति में परिवर्तित हुआ था। ठीक है, तो यही 1857 की क्रांति में परिवर्तित हुआ और लोग जो है वो भड़क उठे थे। अब एक ऐसा माहौल बन रहा था पूरे भारत में कि अब क्रांति का सूत्रपात होना था। क्रांति का सूत्रपात इसलिए होना था कि पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में अंग्रेजों ने अपने अपने नीति के तहत, अपनी मर्जी के तहत पूरे भारत को जो है वो अपने अधिकार में कर रखा था। अब 100 साल हो चुके थे, 1757 में भारत आए थे। 100 साल में उन्होंने अलग अलग राज्यों में अपना डेरा डाल दिया, अधिकार कर लिया था। अब भारत के लोग परेशान हो चुके थे, रियासतों के लोग भी परेशान हो चुके थे और रियासतों के लोगों ने अब उन क्रांतिकारियों ने ये सोच लिया था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा और उसी का मार्ग जो है वो 1857 की क्रांति से होकर निकलता है। 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण और प्रथम प्रयास था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का। क्या कह सकते हैं इसको? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति। ठीक है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति। इसी क्रांति के तहत भारत में एक बड़ी लहर उठ गई थी। अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि 1857 की क्रांति में मैं अंत में बता दूं कि इसमें असफलता प्राप्त हुई थी, लेकिन ये प्रयास जो है बहुत ही ज़बरदस्त था। अंग्रेजों का पूरा शासन हिल गया था, क्योंकि हर प्रांत में, कई प्रांतों में इवन जो सैनिक अंग्रेजों के लिए काम करते थे, उन्होंने भी पूर्ण रूप से विद्रोह किया था और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का पूर्ण प्रयास किया था। तो ये महत्वपूर्ण नोट्स हैं विलय नीति के तहत, जिसको आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। ठीक है, और इसको नोट करें। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उसको भी ध्यान में रखते